हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं जो 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 5 सालों के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ से जो होते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस नहीं आते। जो क्वेश्चंस यहाँ आए हुए हैं 5 सालों में वो मैं आपको पूरे सॉल्व कराऊंगा। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो तो इसका मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप कर लोगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं ना, पहले हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ऐसे करके बहुत सारी चीजें पढ़ के लास्ट पे आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और कहीं कहीं बीच में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S, P, D एंड F ब्लॉक ये भी पूछी है। जब आप रिवाइज करोगे तो आप ज्यादा ध्यान कहाँ दोगे, जो यहाँ इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन चीजों पे दोगे। यहाँ से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, तो ये जो है हमारा ये पहला क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा हुआ है इसमें, आप देखोगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आप एक बार खुद सोचो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नहीं भी कर सकते तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पूछा है डिस्कस एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच हाइड्रोजन रिजेंबल्स हैलोजेंस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में भी हो सकता है, और एक पहले चैप्टर होता था हाइड्रोजन नाम का चैप्टर, हाइड्रोजन चैप्टर, वहां भी ये क्वेश्चन होता था। ठीक है, तो आप बस इतना देखो कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर ये आ गया तो आप लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो यहां पूछा हुआ है कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जिनसे हम ये बता सकें, दो कैरेक्टरिस्टिक बताओ जहां हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिजेंबल करता है। तो अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो सही जगह पे नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ मैच करती हैं, कुछ मेटल्स के साथ मैच करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो एनोमालस होती है। ठीक है, एनोमालस पोजीशन होती है। तो यही वो मतलब यहाँ जो पूछा है इसमें आप बस इतना लिख देना। देखो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने इन विच हाइड्रोजन रिजेंबल्स हैलोजेंस, जहां आप ये बता सको कि हाइड्रोजन हैलोजेंस जैसा है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओगे, पहला ये बताओ, जैसे देखो हाइड्रोजन हो गया या फिर हैलोजेंस हो गए। ठीक है, दोनों को ही पहला कैरेक्टरिस्टिक यही होगा कि दोनों को ही एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना जो आउटरमोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए। हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन है, इसको भी इसके देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए जाते हैं ना, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। और हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या करने के लिए, अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपनी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो लेने के लिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को ही रिक्वायर्ड है, ये चीजें दोनों में कॉमन है। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजेंस एक जैसे हैं। ठीक, और दूसरा कैरेक्टर ये वाला है कि हैलोजेंस भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी एक किस्म का नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखो रखा इसको कहाँ गया है, रखा इसको ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है अल्कली मेटल्स के साथ, लेकिन है ये नॉन मेटल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी पोजीशन एनोमालस है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये लिख सकते हो, एक इसकी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन और हैलोजन की आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों को ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरा दोनों ही नॉन मेटल जैसे हैं। ठीक, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। तो बाकी जब आपने पढ़ा होगा तो वहां आपने और ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, वहां से आप रिवाइज करोगे, एक दो कैरेक्टर और भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। देखो लिखा हुआ है डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक बार, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये क्या होती है। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी, एक होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो देखो अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है,
आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब एक अकेला एटम है, जब वो अकेला एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर लेके आता है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसी रिलीज्ड एनर्जी को, यही जो एनर्जी रिलीज होती है जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर देखो इसमें एक चीज होती है कि अगर एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हम ऐसा लिखेंगे ना, सपोज एनर्जी रिलीज हुई 5999, इतनी रिलीज हुई, तो ये हम इसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, माइनस साइन लगाते हैं, माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, इसको ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, इसको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि माइनस साइन का मतलब है रिलीज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे कम एनर्जी रिलीज होती है, तो फिर हम बोलेंगे, सपोज कम हुई 50 हुई, तो हम बोलेंगे -50। ठीक, तो माइनस का मतलब आपको पता चल गया, रिलीज्ड एनर्जी के लिए माइनस लगाया है। ठीक, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे, देखो माइनस में हमेशा बड़ी रकम जो होती है वो छोटी होती है और छोटी रकम होती है बड़ी, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे आपको पता है -1 और -2 में ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। देखो ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, लेकिन ये क्या है, छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, एक्चुअल में, लेकिन यहां जो है उस चीज को आप नहीं देखोगे, आप बोलोगे कि माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों में से, इसमें और इसमें, ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है। ठीक, सिर्फ माइनस लगाया रिलीज्ड के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कि जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो इतना अगर आपको क्लियर हो गया, अब देखो आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिफरेंट फैक्टर्स बताओ जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखो वो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है साइज। ठीक, एक तो साइज होता है, दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, या आपने वहां अपने नोट्स पे लिखा होगा, वहां से आप देख सकते हो। देखो साइज जो होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। अगर किसी एटम का साइज छोटा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्यों जल्दी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस जो है ना, वो न्यूक्लियस जो है उसकी पावर ज्यादा होगी, छोटा साइज है, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो साइज पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। दूसरी चीज है न्यूक्लियर चार्ज, अगर किसी एटम में न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, तो जैसा जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना न्यूक्लियर चार्ज उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच के अपने अंदर लेके आएगा, उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब है उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, उतनी ज्यादा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ज्यादा नेगेटिव में आएगी, उतनी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे ये माइनस, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, इस चीज को आगे हम और ज्यादा समझेंगे। ठीक है, आगे एक दो और क्वेश्चन से वहां हम ये देखेंगे कि माइनस लेस नेगेटिव होती है, क्या होती है। ठीक, बस आपको अभी इतना समझना है कि माइनस की यहां बड़ी रकम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई वो ज्यादा हुई। ठीक है, तभी माइनस में ज्यादा लिखा। अगर माइनस में कम आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी कम रिलीज हुई, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम में, यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक, और यहां क्या होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम यहां लिखते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस का मतलब होता है अकेला एटम। ठीक है, अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डालने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखो यहां ये जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एग्जैक्ट अपोजिट एक वर्ड होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसको डिफाइन करना है आपको। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, देख लो यहां एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस। ठीक है, अकेला, ये आइसोलेटेड गैसियस इसलिए बोला है कि गैसियस स्टेट में हमेशा एटम अकेला होता है। तो ये आइसोलेटेड गैसियस
एटम है, ठीक है। इस एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, देनी पड़ती है एनर्जी, ठीक है, देनी पड़ती है, ठीक। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां देनी पड़ती है, तो अगर एनर्जी देनी पड़ती है इसका मतलब यहां इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, ठीक। और यहां क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला यहां से एनर्जी बाहर निकलती है तो ये एनर्जी हमेशा माइनस में आती है। तो यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो आपको पता चल गया क्या होती है, तो ये देनी पड़ती है हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, देनी पड़ती है। तो ये एनर्जी प्लस में होती है। इतनी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक। तो ये आपको पता चल गया आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक। अब देखो व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरोन। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, ठीक है, वो पीरियड में मूव करने पे इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको यहां ही बता देता हूं, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा रहने तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, अभी आपको बस इतना पता होगा आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में पीरियड में मूव करेंगे तो बढ़ती है, ठीक है। यहां लिख देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है पीरियड में, मतलब यहां से यहां अगर पीरियोडिक टेबल में मूव करें तो ये इंक्रीज होती है, ठीक है, और अगर नीचे मूव करें तो ये डिक्रीज होती है, ठीक, डिक्रीज होती है, ठीक। अब देखो यहां जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा है कि बेरिलियम इज मोर देन बोरोन, मतलब बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा क्यों है, ठीक है। देखो अगर हम यहां से यहां एलिमेंट लिखें तो ऐसा आता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके चलता है ना पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरोन की कम होती है, लेकिन होना क्या चाहिए, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ बढ़ती है ना, इस तरफ बढ़ती है। तो देखो क्वेश्चन में यही पूछा है व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर, बेरिलियम की ज्यादा क्यों होती है बोरोन से, लेकिन होनी क्या चाहिए, बेरिलियम की कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा होती है। अब हमें ये बताना क्यों होती है, तो इसका रीजन छुपा है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो अगर हम देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, इसका होता है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। अब आप खुद ही देख लो, ठीक, अब आप खुद ही देख लो, यहां जो आउटरमोस्ट शेल है ना वो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन यहां आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी एस के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पी फुल्ली फिल्ड नहीं है ना हाफ फिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कम स्टेबल है, कम स्टेबल है। यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना वो ज्यादा होती है बोरोन से, ठीक। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक। अच्छा, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो अभी तक अगर आपको 2-3 क्वेश्चन जो मैंने कराए अगर समझ आ गए तो आपको 3 काम ये करना है कि आपको एक तो इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ये पूरे पेपर्स लेके आता हूँ रिसर्च करके, ठीक है। इसमें बहुत टाइम जाता है, ठीक है, और यहाँ खड़ा होकर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपके लिए बहुत सोच रहा हूँ बहुत कुछ करने का, ठीक। तो इसलिए आपको एक लाइक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि कमेंट्स में दिल बना देना है आपको, ठीक, जिससे मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिल जाएगी। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को देखोगे कम से कम 20 बंदे तो देखोगे, तो 20 बार 20 बंदे पूरे 20 कमेंट्स कर देना, 20 दिल बना देना, ठीक है। फिर मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए फिर और कुछ लेके आऊँगा, ठीक।
ये तो हमारी जो सीरीज है पूरे क्वेश्चंस की ये तो चलेगी, ठीक है। अभी कल मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक। और तीसरा काम आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ केमिस्ट्री के रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की जो केमिस्ट्री है 11th और 12th की, उसके रिलेटेड पूरे बैच आएंगे। अभी नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होगा 11th एंड 12th का, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगता है तब, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन ग्रुप। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरी करता है। तो आपको ये तो पता होगा कि पीरियडिक टेबल में यहां से यहां जब हम मूव करते हैं ना, उसको बोलते हैं पीरियड, पीरियड्स में मूव करना ऐसे बोलते हैं, ठीक। और टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं इसको बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो यहां पूछा क्या है, यहां पूछा है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कैसे वेरी करता है। देखो एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक, एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज एक ही चीज होती है, ठीक। आप खुद ही देख लो, अगर साइज इतना है, इतना सा है, इतना सा है तो रेडियस इतना सा होगा। अगर साइज इतना सा है तो रेडियस इतना सा होगा। बड़ा जितना साइज बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस को हम एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब यहां पूछा है कि एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है। तो देखो आपने पहले ही पढ़ा है कि यहां से यहां जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। पीरियड में मूव करने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और टॉप टू बॉटम जैसे जाते हैं तो पूरा शेल ऐड होता रहता है, शेल बढ़ता है, शेल बढ़ने से साइज बहुत बढ़ जाता है, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। इसका रीजन भी आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने में इसको बोलते हैं ना, प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन बढ़ते हैं तो वो आउटरमोस्ट शेल के प्रोटॉन बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते रहते हैं। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचते रहता है, खींचने की वजह से इधर जाते साइज डिक्रीज होता रहता है। टॉप टू बॉटम जाते क्या होता है, पूरे शेल बढ़ते रहते हैं, ठीक है। शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता रहता है, ठीक। ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये इसी चैप्टर में से आया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। बाकी कुछ ज्यादा नहीं है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां लिख देता हूं, पी की, डी की और एफ की, ठीक है। तो एस ब्लॉक की क्या होती है, आपको पता है एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से 2, ठीक। देखो ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए, ठीक है। पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP1 से 6, ठीक है। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक की क्या होती है वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आप देखो इतना, 1 मिनट रुक जाओ सिर्फ। डी की होती है N-1 लिखो और NS लिखो, ठीक। N-1 डी में लिख दो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, NS में लिख दो आप 0 से 2, ठीक, 0 से 2। S में 0 से 2 आ सकते हैं और D में 10 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। ये होती है डी ब्लॉक की। अब एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो वो आप लिखोगे N-2 F, N-1 D और NS, ठीक। ये पहले आप ऐड करो, N-1 N-2 F N-1 D NS, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हो, इसमें D में 0 से 1 हो सकता है, ठीक है। S में यहां 2 हो सकते हैं, ठीक है, 2 आ सकते हैं। D में 0 से 1 आ सकते हैं, ठीक है। अब F में यहां क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। 0 से 14, 0 से 14 आपको पता है ना कि F ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स टोटल आते हैं वो 14 तक होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे लिखा है ना मैंने, देखो 0 से 14, तो यहां आप थोड़ा सा खुला करके लिख सकते हो ना, ऐसे N-2 F फिर N-1 D और फिर NS। इसकी आप टेंशन मत लो, 12th क्लास में आप ये F ब्लॉक वाला पूरा चैप्टर पढ़ोगे और D ब्लॉक वाला भी पूरा चैप्टर पढ़ोगे, आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब
आपको बस ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिखनी है। तो NS2 होते हैं, D में 0 से 1 हो सकता है, 0 या फिर 1 होता है, और F में 1 0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ बीच में नोबल गैस भी आप लिख सकते हो, D के साथ यहाँ नोबल गैस भी हो सकती है, ठीक है। P के साथ भी यहाँ नोबल गैस भी लिख सकते हो, यहाँ नोबल गैस करके साथ में ये, ठीक। लेकिन ऐसे भी अगर आप लिखोगे तो वैसे भी ठीक है। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S, जनरल E, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D और जनरल F। ये आपको पक्का कर लेनी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक। हो सकता है S और P की पूछ लें, या S और D की पूछ लें, या सिर्फ F की पूछ लें, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड्स अलोंग पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। देखो सेम चीज पूछी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो मैंने आपको बता दिया पहले से ही कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछा है, बताओ ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो बस यहां ही आप उसको भी बता सकते हो, ठीक। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पे, ठीक। मैंने आपको अभी बताया साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बस साइज छोटा, देखो साइज छोटा कहाँ, देखो आपको समझ में आ रहा है ना, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहां से यहां साइज क्या होता रहता है, डिक्रीज, मतलब छोटा होता रहता है। तो यहां से देखो, आपको दिख नहीं रहा है लग रहा है, देखो ना ये रेडी टेबल बनाया है किस्म का, यहां से यहां साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर से इधर जाते क्या करेगी, बढ़ेगी। कि अभी आपको बताया साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, ये साइज पे डिपेंड करती है। इधर से इधर जाते, पीरियड में मूव करते साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पीरियड में इंक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, घटेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां से यहां डिक्रीज होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा उतने न्यूक्लियस के पास होगा ना। देखो ना, जितना साइज छोटा होगा, सपोज एक ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक है। जितना साइज छोटा है उतना इलेक्ट्रॉन जब पास आएगा ना, तो न्यूक्लियस के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जितना साइज बड़ा है उतना ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होगा, तो न्यूक्लियस इसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जितना साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। और जितना साइज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में साइज क्या होता है, साइज को क्या होता है, घटता है, लेफ्ट टू राइट घटता है साइज, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है। यही आपने बताना था, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको बतानी है। यहां से ही एग्जाम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां से ही पूछा गया इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते, ये देखो यहां लिखा है व्हाई हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ठीक है। तो हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं हाईएस्ट क्यों होती हैं, तो ये मैंने छोटा सा प्रेडिक्टेबल ही बनाया हुआ है, इसी में देख के आप बता सकते हो। देखो यहां से स्टार्ट कर सकते हो ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये फ्लोरीन वाला जो ग्रुप होता है ना, फ्लोरीन वाला प्रेडिक्टेबल में, इसी फ्लोरीन वाले ग्रुप को, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आता है, यही होता है हैलोजन वाला ग्रुप, ठीक है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा है कि हैलोजेंस जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हाई क्यों होती हैं, ठीक। आप मुझे खुद बताओ, इसका आंसर आप खुद बता सकते हो ना। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे, ठीक। तो यहां से यहां जाते साइज को क्या हो रहा है, देखो यहां से यहां जाते साइज घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो सबसे छोटा साइज किसका हो गया, हैलोजेंस का, ठीक है। नोबल गैसेस, यहां आगे नोबल गैसेस है, इनको अभी मत देखो, हैलोजेंस तक देखो। नोबल गैसेस में साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत फिल होते हैं, रिपल्शन हो जाती है, थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है नोबल गैसेस में। लेकिन यहाँ फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, देखो सबसे छोटा है कि नहीं, यहां से यहां साइज घटता रहता है, घटता रहता है, फ्लोरीन तक घटता है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, मतलब हर एक पीरियड में हैलोजेंस का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो हैलोजेंस का साइज बहुत छोटा, तो अगर साइज बहुत छोटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, ठीक है। तो यही पूछा है ना क्वेश्चन, देखो ना क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हैलोजेंस के केस में साइज बहुत छोटा होता है, आप खुद इसको लिख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते पीरियड में साइज बहुत ज्यादा घटता रहता है, बहुत ज्यादा नहीं मतलब घटता रहता है, हैलोजन तक पहुंचते साइज बहुत घट जाता है।
बहुत ज्यादा साइज घटने की वजह से हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत बढ़ जाती है। जैसे ही हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, ये इस ऐसा केस बन जाता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती रहती है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आई होप। अभी मुझे लग रहा है इससे पहले क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं। ठीक, ये है ना जो है ना, इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। एक और तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको डिफाइन करनी है, वो तो आप कर लोगे। देखो, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप, मतलब अलोंग द पीरियड और ग्रुप में इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो ऐसे कर सकते हो कि यहां से इधर साइज घटता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। ऐसे एक और भी तरीका है इसका कि देखो, लेफ्ट टू राइट जाते, लेफ्ट टू राइट जाते, लेफ्ट टू राइट जाते, आप ऐसा बोलो, लेफ्ट टू राइट जाते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाते मोर नेगेटिव हो रही है, मोर नेगेटिव। ठीक है, मोर नेगेटिव ऐसा भी लिख सकते हो। लेफ्ट टू राइट जाते बढ़ रही है, तो अगर बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा रिलीज होगी, इसका मतलब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, मतलब ये ज्यादा है, ज्यादा है, लेकिन ये रिलीज हो रही है, लेकिन ये टर्म क्या है, मोर नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव टर्म है, बड़ी नेगेटिव टर्म है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, लेफ्ट टू राइट जाते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती रहती है। ठीक, और टॉप टू बॉटम जाते क्या होगा, ये केस घटेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। तो इसको बोल सकते हैं ना, टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में जब यहां मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है। ठीक, ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, ये कंसेप्ट ये भी सही है। ठीक है, बोलोगे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती रहती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती रहती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा ये। अब ये देखो, देखो वाई इज आयनाइजेशन, वाई नहीं, ये व्हाट है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, और ये पॉजिटिव होती है, ये देनी पड़ती है। अब देखो, इसमें आगे क्या पूछा है, व्हाई डज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड वेयर एज डिक्रीज्ड ऑन द ग्रुप। ठीक है, देखो, इसको समझाने के लिए मुझे यहां से थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, पहले साफ कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, देखो, हम यहां फिर एक छोटा सा पीरियडिक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, यहां बना लेते हैं। आपको पता है ऐसे होता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके चलता है ना। एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं ऐसे करके। बेरिलियम के नीचे एलिमेंट्स होते हैं, बोरॉन के नीचे होते हैं, कार्बन के नीचे, नाइट्रोजन के नीचे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे। ठीक है, ये एक छोटा सा हमारा पीरियडिक टेबल है। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाई डज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, ये भी साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये भी साइज पे डिपेंड करती है। देखो, अगर साइज छोटा होगा, हम दो एटम बना रहे हैं, देखो यहां साइज छोटा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहां साइज बड़ा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे खुद बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ठीक, देखो यहां बड़ा है तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर न्यूक्लियस की उतनी ज्यादा पावर नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, इसका मतलब है इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देते हैं उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब जब साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगी। ठीक है, समझ आ गया आपको रीजन, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है। और जब साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस ने टाइटली पकड़ा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जब साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होगी, मोर होगी। ठीक, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी साइज पे डिपेंड करती है। ये सारी ही प्रॉपर्टीज साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, साइज पे डिपेंड करती है। अब आप मुझे बताओ, यहां से यहां जब जाते हैं, इसको बोलते हैं अलोंग द पीरियड, ये अलोंग द पीरियड है, अलोंग द पीरियड, यहां से यहां जब मूव करते हैं, ठीक है, तो साइज पे क्या फर्क पड़ता है, साइज डिक्रीज करता है। यहां से यहां जाने पे साइज घटता है, साइज डिक्रीज करता रहता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या करता रहता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये आपको पता है। टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में, ये ग्रुप है ना, ये अलोंग द ग्रुप है, अलोंग द ग्रुप इसी को बोलते हैं।
टॉप टू बॉटम को, ठीक है। अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। तो अब आप मुझे बताओ आयनाइजेशन इंथैल्पी यहां से यहां जाते क्या होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी को। तो देखो यहां से यहां जाते साइज डिक्रीज कर रहा है, आस्ता 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 साइज घट रहा है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी यहां से यहां जाते इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता रहता है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, ये आपको पता है। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो पूछा है व्हाई डज फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। देखो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज क्यों होती है और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज क्यों होती है। तो इसका रीजन आप ये लिखोगे कि आयनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड किस पे करती है, साइज पे। तो यहां से यहां जाते साइज क्या कर रहा है, साइज घट रहा है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी तो बढ़ेगी ना, ठीक है। और यहां से यहां जाते साइज क्या कर रहा है, घट रहा है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी। ये आप लिख सकते हो, ठीक। बोलोगे आयनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पे, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर पे भी डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे। तो यहां से यहां जाते क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो यहां से यहां जाते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, मतलब साइज बढ़ रहा है। सिर्फ साइज के बेस पे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, साइज के बेस पे भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और अलोंग द ग्रुप वही सेम चीज जो इसमें देखी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखनी है। तो आपको ये तो पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि एक बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज कार्बन यहां लगा हुआ है, यहां क्लोरीन लगा है, ठीक है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ना इन बॉन्ड्स को, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है किसी एटम की, उसको बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड के अंदर शेयर्ड पेयर, जो शेयर्ड पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो होती है, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो भी साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो वही सेम चीज आ गई ना यहां, आप खुद सोचो, एक बार ये छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है, एक बार यहां इलेक्ट्रॉन रखा है, एक बार यहां इलेक्ट्रॉन रखा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, आप खुद बताओ। ये जल्दी खींचेगा ना, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसके न्यूक्लियस के बहुत पास चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसका जो है साइज छोटा है, न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगी, तो ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, ठीक। लेकिन ये बड़ा एटम इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहां तक पहुंचेगा तो उससे न्यूक्लियस बहुत दूर है, न्यूक्लियस की पावर बहुत कम लगेगी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे, ठीक। अब आप खुद सोचो, यहां से यहां जाते साइज घट रहा है, साइज घटता रहता है, घटता रहता है, तो अगर साइज घटता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। बस इतना आपको याद रखना है। यहां से यहां जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ अलोंग द पीरियड है ना, ये चीज अलोंग द पीरियड है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, यहाँ इंक्रीज कर रही है, ठीक। क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, तो साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जैसा पास आएगा न्यूक्लियस उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब खींच लेगा। तो बस यहां से यहां जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, दैट्स इट। और डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसा साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। यही पूछा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा है, ठीक। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, ठीक। आपका रिवाइज भी हो गया होगा, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, यहां देखो क्या पूछा है, डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले तो वही है, बार बार आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो नीचे जो 2 पॉइंट्स दिए हैं इनके रीजन बताओ। तो पहला पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ग्रेटर होती है। उसका रीजन क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड और एक्स्ट्रा स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, इसका रीजन आपको
पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं आपको। देखो यहां से यहां जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो तो इंक्रीज करनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। रीजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो अगर आप नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करोगे ना, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, देखो एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3 ये होती है, ठीक। और ऑक्सीजन की होती है एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4। तो अगर आप ये लास्ट वाला ये ऑर्बिटल है ना, लास्ट वाला सबशेल, इसको सही से चेक करो तो 2p3 है ना, जो 2p3 को ऐसे बनाते हैं, देखो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 2p3 बन गया। अब इसका 2p4 बनाते हैं, 2p4 कैसे बनेगा, ऐसे 1 2 3 और 4। अब आप मुझे खुद बताओ कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। तो नाइट्रोजन में देखो एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ रहा है ना, नाइट्रोजन में लास्ट वाला ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे, तो एक्जेक्टली हाफ फील्ड वाला ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसकी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है, ये एक्जेक्टली हाफ फील्ड नहीं है ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजन का एक्जेक्टली हाफ फील्ड नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक्जेक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बस वही रीजन है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो ये आपको इस साल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां से नाइट्रोजन की ज्यादा ऐसे, ठीक है। और इसी तरह ये नियॉन जो होता है ना, ये मतलब नोबल गैसेस, इनकी भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें भी फुली फील्ड ऑर्बिटल आ जाते हैं। फुली फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं करती, ठीक। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती। रीजन वही है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है फुली फील्ड है, ठीक है। और फुली फील्ड है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा ना, हाफ फुली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, कल मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, देखो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, ठीक है, मैंने कभी इंग्लिश बोली नहीं, ठीक है, यहाँ वीडियोस में आज बोलता हूँ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो होता है ना, ये होता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर्स की, ये कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लेकिन एक और था, वो भी एग्जाम में पूछा गया है अभी, उसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। वो क्या बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक नंबर का, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पे है ना वो, बस यही है। नेक्स्ट देखते, ये देखो डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाउ डज, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक, इसको छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो ये भी आप लिख सकते हो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। तो इसका आंसर है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था एटॉमिक मास के बेस पे, ठीक। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो बस ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आपको आना चाहिए, ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखो ये तो वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ो और देखते हैं। व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कलेक्टिवली आप ऐसे लिखोगे, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनके ऑक्टेट जो होते हैं मोस्टली इनकम्प्लीट होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो 7 नंबर वाला, देखो यहां 7 नंबर वाला, वाई डू एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि एक जो ग्रुप होता है ना, सपोज मैं यहां लिख देता हूं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे करके, ये हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन ऐसे करके ग्रुप में होते हैं ना पूरे, ऐसे करके ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम है ना, ऐसे करके ये जो ग्रुप होते हैं, बोल रहा है कि ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी क्यों होती है, ठीक है। जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों होती है, यही क्वेश्चन पूछा है। देखो व्हाई डू एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक ग्रुप में एलिमेंट्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। तो उसका रीजन है, आपको पता है, एक ग्रुप के अंदर अगर आप चेक करोगे, एक ग्रुप की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब एलिमेंट्स की सेम होती है। जैसे मैं अल्कली मेटल वाला ग्रुप आपको लेके बताता हूं, ठीक है। अल्कली मेटल वाला आपको पता है, अल्कली होता है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरियम सीजियम, ये अल्कली मेटल वाला है। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करोगे, ठीक है, तो लिथियम है ना, ये सोडियम
ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1, तो सोडियम की होती है 2s2 1s2 है ना 2s1, तो यहां ऐसे कुछ होता है लास्ट पे 3s1 होता है, सोडियम में लास्ट में 3s1 होता है, और पोटेशियम में 4s1 होता है, बेरियम में 5s1 होता है, सीजियम में 6s1 होता है। ठीक है, हर किसी में लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप खुद सोचो सबकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम सेम है, तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बोला जाता है कि प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जिन जिन एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उन्हीं को ही तो एक ग्रुप में रखा जाता है, तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक, तो आंसर क्या लिखोगे, व्हाई डू एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप बोलोगे एक पार्टिकुलर ग्रुप में सब एलिमेंट्स की जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिमिलर होती है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सिमिलर होती हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप वाले एलिमेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो क्या पूछा है, ये क्या है, वही वाई व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाई डज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ये वही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्यों इंक्रीज करती है क्यों डिक्रीज करती है, वो डिपेंड करता है साइज पे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो 8 नंबर वाला, हाउ डज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिफर फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मैंने आपको बता दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ से कैसे डिफरेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप बोलोगे कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर्स का। ठीक है, और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस का, बस यही है। तो यही आपको बस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और वो दोनों लिख देने कि एक में एटॉमिक नंबर के बेस पे, एक में एटॉमिक मास पे बेस पे, यही डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये वही बार बार देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ठीक है, तो यहां 3 क्वेश्चंस मिला के पूछे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये आपको बता दिया। कौन कौन से फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, तो आप अपने नोट्स पे भी देख सकते हो। 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक साइज पे, एक न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, और उसके बाद जो है हाउ डज इट वेरी अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप में कैसे वेरी करती है वो भी आपको पता है। ठीक, बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये भी आपको मैंने बता दिया, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस एंड एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो डिफाइन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करो और बताओ इसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। तो एटॉमिक रेडियाई मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक रेडियाई साइज को ही बोलते हैं। तो एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, और इसमें ट्रेंड का मतलब है अलोंग द पीरियड इसको क्या होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है, तो रीजन क्या होता है वो भी आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से किस में मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, देखो एक पेयर हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन एंड नहीं है आर है। ठीक, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कि ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। ठीक है, ये आपको देखना है। तो आप अगर यहां देखोगे इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन में यहां से यहां जाते क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, मतलब फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से छोटा है, तो जितना साइज छोटा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। जितना साइज छोटा होगा उतना ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। तो ज्यादा रिलीज होगी मतलब मोर नेगेटिव होगी। तो बस यही लिखना है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की जो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ क्योंकि फ्लोरीन हैज मोर नेगेटिव, इसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। ठीक है, ये पहले का आंसर है। अब दूसरे का आंसर देखो, दूसरा लिखा हुआ है यहां फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में से किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी। तो अगर आप चेक करोगे यहां फ्लोरीन और क्लोरीन में ऐसे पूछा हुआ है, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो देखो अगर हम साइज के बेस पे देखें तो फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा है। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन की मोर नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, यहां से यहां हम मूव करें अगर
तो यहाँ से यहाँ साइज आस्ता 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 करके घट रहा है, तो फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से कुछ ऐसा केस आ जाता है कि फ्लोरीन के पास जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आता है ना, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने की वजह से फ्लोरीन अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी, वो भी कम हो जाएगी। तो इस केस में क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। तो आप बोलोगे यहां क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन की यहां ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहां जैसे हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसमें हम सेम पीरियड को देख रहे हैं, इन दोनों में साइज का उतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ ऊपर से नीचे कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप कर रहे हैं, तो तब साइज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। फ्लोरीन बहुत छोटा है, क्लोरीन थोड़ा सा उससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है। क्लोरीन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, फ्लोरीन उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले का आंसर क्या है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, और दूसरे का आंसर क्या है, क्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की उतनी ज्यादा नहीं है। रीजन ये है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो, बस यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे, ठीक। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस वीडियो में बीच में एक जगह कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो आप अगर वहां से आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। तो ये वीडियो हमारी यहाँ तक ही रहेगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।